A very good afternoon, sir. So today we have Mr. Abhishek Kumar Mishra, sir, with us. He's an author of his debut book, that is The Manthan. So I would like to welcome you, sir, in this interview. Thank you. Thanks, Ria. Okay, so today we're gonna discuss his debut book, which is about a few poems and few sketches that he is included in this book, and it's basically a fiction where human feelings meets with the engineered ordered, I would say, and this book is all about, and I'm very excited to listen few of the words from you as an author because I'm also an author and great, I would say the very beautiful concept and a very different concept I believe that you are writing on. So no delay, I would be sticking to the very first question. So how did the idea of fusing the ancient Indian myth, Indian mythology, I would say, of Samudra Manthan with the modern high tech and an authoritarian city come to you? It's a very intriguing question. But yeah, देखिए, we need to understand, right? Mythology, जैसे कहते हैं ना कि मानो तो पानी है ना मानो तो गंगा माँ, तो उसी प्रकार से देयर इज अ लॉट ऑफ स्टोरीज इन आवर हिंदू माइथोलॉजी दैट वी शुड बी अवेयर ऑफ. क्या होता है, आप रामायण को देख लें, महाभारत देख लें, समुद्र मंथन पढ़ लें, पुराण पढ़ लें, उपनिषद पढ़ लें. गुड नंबर ऑफ दीज आई हैव रेड. उनको अगर आप देखना चाहेंगे तो वो एक जिंदगी जीने का एक तरीका है. ऐसा नहीं है कि वो किताबें हैं, कुछ हुआ था बहुत साल पहले और आप उसको भूल गए, अच्छा एक कहानी की तरह पढ़ लिया. दे वेरी मच एग्जिस्ट इन आवर रियल वर्ल्ड, इन आवर ट्रू वर्ल्ड टुडे. हमारे साथ हर रोज, हर पल जो होता है, देयर आई एम प्रीटी श्योर यू कैन कनेक्ट अ डॉट टू एटलीस्ट वन कैरेक्टर फ्रॉम द माइथोलॉजी दैट इज हैपनिंग अराउंड अस. तो वैसे ही अगर आप समुद्र मंथन की बात करें, आई मीन ड्यूरिंग द इंटरव्यू विल डिस्कस मोर अबाउट इट, but that mythology is happening. It's not a book, it's not something which was written by somebody in the past and it's sitting within the pages of a book, right? तो हमारे जीवन में जो हो रहा है उससे बस कनेक्ट करने की कोशिश की है. एंड क्वाइट फ्रैंकली, आई हैव सम फ्रेंड्स, सम वेरी गुड वेल नोन इंडियन ऑथर्स हु हैव डन दिस इन द पास्ट. हमारे अक्षत गुप्ता जी हैं, द हिडन हिंदू लिखा उन्होंने, अमीश ने शिवा ट्रायोलॉजी लिखी है. हमारे एक खुद के मित्र हैं, राहुल बोल के, वो भी लिख रहे हैं. इससे एक बड़ा फायदा ये हुआ है दैट people are not reading these mythological angles by considering them as a mythological book. वो उसे एक कहानी की तरफ पढ़े. मेरे दोस्त हैं, मेरी बेटी है 12 साल की, उसके दोस्त पूछ रहे हैं, अरे अभिषेक अंकल, वो मृदुला का क्या हुआ? अच्छा, ये कैरेक्टर जो था वो जिंदा है या मर गया? तो देखिए वो कनेक्ट कर रहे हैं. अच्छा, मंथन हो Yeah. रही है, दे आर आस्किंग टू मी कि हाँ अभिषेक अंकल पहले ये बताइए मंथन है क्या. तो दैट कनेक्शन फ्रॉम द पास्ट दैट इज हैपनिंग इन टुडेज वर्ल्ड, that's what I have tried to connect the dots in my book, and that's how the inspiration is. Beautiful. So, your book's central premise is the greatest sin of the past and was for a man who declared himself a god, the greatest sin of the future. So, what was the spark moment that you're talking about, if you want to just highlight? देखिए, अगर अगर किसी ने धर्म पढ़ा हो, एटलीस्ट फ्रॉम हिंदू धर्म एस्पेक्ट, राइट, द ग्रेटेस्ट सिन इन द पास्ट एंड व्हाट्स हैपनिंग नाउ. देवताओं में एक परिवर्तन हुआ है, बिकॉज जो ये चार युग आए हैं, आप अगर देखेंगे तो अब सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग. कलयुग में सबसे बड़ा अंतर ये आया है कि अब भगवान ये नहीं कहते कि आप मुझ में विश्वास दिखाओ, वो कहते हैं मुझ में विश्वास करो. जी इज अ बिल्कुल. बिग बिग डिफरेंस दैट्स हैपनिंग. एवरीबडी इज हंग्री फॉर ग्रीड, पावर, पैसा चाहिए, राइट, दे वांट टू कंट्रोल. तो ये वो भगवान है जो शीशे के घरों में बैठे हुए हैं. दे आर सिटिंग इन ग्लास टावर्स एंड दे आर ट्राइंग टू गेन कंट्रोल. वो कह रहे हैं मेरी उपासना करो. हमारे हिंदू धर्म में देवताओं ने कभी नहीं कहा कि हमारी उपासना करो. हम जाते हैं अपनी इच्छाएं लेकर के, कहते हैं कि यार हमारा कुछ भला कर दीजिए, हमें तरक्की दिलवा दीजिए, एटसेट्रा एटसेट्रा. तो ये जो सिन इन द पास्ट जो इंसानों ने किया है वर्सेस व्हाट दे आर डूइंग नाउ, तो अगर आप पुराने किताबें पढ़िएगा तो कहीं भी मनुष्य रूप का वर्णन नहीं पढ़ेंगे. आप देखेंगे देवताओं ने कुछ गलतियां की, दानवों ने कुछ गलतियां की, भगवान ने कुछ गलतियां की.
ग्रंथ लिखे गए, महाभारत हो गया। तो वो एक अलग कहानी थी, वो एक सिन था टू शो। राइट नाउ इट इज टू प्रूव। हमें प्रूव करना है, राइट लेफ्ट सेंटर मैं ही पावर हूँ। सो दैट्स द डिफरेंस, दैट्स अ बिग डिफरेंस अक्रॉस what we have seen and what we are seeing in our real world, in the world around us. Great. So, you have also researched about the few concepts like algorithm governance, smart city architecture, and the data retention to build this world. So, connecting to this to Hindu mythology. So, what kind of research that you have experienced in this? Because these both are very different concepts, but you have related them. So, how this is possible? Very good question. In fact, this is the backbone of the entire trilogy that I am trying to write, right? जो पहली किताब भी आई है। अब वापस चलते हैं समुद्र मंथन में। आपने किया क्या वहां पे? देयर वर गुड एंड इवल्स। उन्होंने एक मंदार पर्वत लिया जिसके अंदर स्वर्ग और नरक कहते हैं दोनों था। फिर वासुकी नाग आया, आपने चयन किया। सो यू वर रोटेटिंग दैट मंदार पर्वत यूजिंग द स्नेक, एंड उम्मीद आपको थी कि अमृत निकलेगा। पहली चीज अमृत निकलेगी, पहली चीज अमृत नहीं निकली थी। सबसे पहले जहर निकला था। आप इसी चीज को आप अपने करंट वर्ल्ड में टेक्निकली या टेक्नोलॉजिकली अगर कहें, कनेक्ट करके देखिए। वो क्षीर सागर क्या था? डेटा था। इट्स द डेटा अबाउट एवरीबडी एवरीवेयर एवरीथिंग। उसमें आपने एक तरफ अच्छे लोग बिठाए, एक तरफ बुरे लोग बिठाए, और वो दोनों डेटा की एनालिसिस कर रहे हैं। ये जो मंथन चल रहा है, ये एनालिसिस चल रहा है, ये आपका और मेरा चल रहा है। हर एक सीसीटीवी आज की डेट में कहते हैं कि डेटा इज द नेक्स्ट मनी। मैं और आप इतना डेटा फुटप्रिंट पीछे छोड़ के जाते हैं जितना हमें अंदाजा भी नहीं है। इन Hmm. रियलिटी हर एक सीसीटीवी, हर एक सैटेलाइट, everything right now what we are talking, is there a guarantee this data is safe? डेटा ट्रस्ट, सेफ्टी, पावर की बहुत सारी बातें हो रही हैं। तो उस एंगल से देखिएगा तो समुद्र मंथन में बिल्कुल वही हुआ था। जब आप डेटा एनालाइज करेंगे, साफ सुथरे शब्दों में कहूं तो आपके जीवन या मेरे जीवन का मंथन होगा, तो जरूरी नहीं है उसमें से अमृत ही निकलेगा। अगर मेरी जिंदगी का ही डेटा निकाल लिया जाए तो उसमें बहुत सारा जहर भी निकलेगा, ईर्ष्या निकलेगी, पावर, ग्रीड, मनी, बहुत सारे एस्पेक्ट निकलेंगे। और यही हो रहा है कलयुग का, यही यही कंसेप्ट है, ये युग में यही होना है कि आप धर्म गड्ढे में गिराए गए हैं, फिर भगवान आएंगे आपको निकालने। खैर वो भगवान बाद में आएंगे, लेकिन ये जो मंथन चल रहा है ना, हम सबके जीवन में चल रहा है। एंड दिस इज ऑल वी आर कैलकुलेटिंग, हम हर रोज कर रहे हैं। आई माई सेल्फ बीइंग अ डेटा साइंटिस्ट, मैं जानता हूँ इसकी सच्चाई। कितना डेटा कितना फ्लोट हो रहा है। बहुत सारी चीजें जो हम नहीं भी जानते हैं, सोशल मीडिया से लेकर के आप व्हाट्सएप पे जो एक फोटो तक डालते हैं, उससे क्या क्या किया जा सकता है। सो दिस अ लॉट ऑफ एनालिसिस एल्गोरिथम सिटिंग एंड हैपनिंग अक्रॉस आवर वर्ल्ड। वो करता क्या है? वो बस एनालिसिस करता है आपके डेटा का। मैं आपके जीवन का कुंडली, आप जो देखते हो, कुंडली के ऊपर एल्गोरिदम बने हुए हैं, सॉफ्टवेयर बने हुए हैं। तो क्या बताते हैं? वो प्रिडिक्शन करते हैं कि आप अच्छे इंसान हैं, आपका बुरा वक्त आ जाएगा, नहीं नहीं इससे दूर रहो, इसके अंदर नेगेटिविटी है, आपका Planet. सूरज प्रबल होता है। यही कर रहे हैं। सो द कनेक्शन इज, इट मे साउंड डिस्टिंक्ट बट एसेंशियली एट द रूट इट इज द सेम। Great. So why did you choose this 1985 and the Garhwal Himalayas, like Garhwal Himalayas, as setting up the prologue? So why did you choose this particular thing? अनदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखिए 1985 एक बहुत ही मजेदार, आई वोंट से 1985, 1980s से 90s का बीच का जो समय था, इट वाज अ वेरी, देयर वाज अ टेक्टोनिक शिफ्ट हैपनिंग इन टेक्नोलॉजी। आप देखेंगे 1971, 1960, 1970s में इंटरनेट का एडवेंट हुआ, एल्गोरिदम्स आ रहे थे, कंप्यूटर्स आ रहे थे, और अचानक से 1990s में सबके घरों में कंप्यूटर आने शुरू हो गए। धीरे धीरे मोबाइल फोन आने शुरू हो गए 1998, 99 से। फिर धीरे धीरे, अब तो पिछले 20 सालों की कहानी तो आप भी जानती हैं। सो 1985 is just an era where there was a shift from, I won't say stone age, but from a very conventional to an advancement वाले era में shift हो रहा था human race. And that was a very good time when the world wars were settled, cold war settle हो चुका था, the world geopolitics was taking a shift। हर एक को पावर चाहिए था। अगर मैं उस दिशा में बात करना चाहूँ, मे नॉट बी नाउ, बट अगर आप रशिया, यूएस और मिडिल ईस्ट, इन तीनों के कॉन्फ्लिक्ट्स की बात करें, चाइना जापान के वॉर की बात करें, सो दोज आर, आई मीन दोज आर पॉलिटिकल एंगल्स टू ब्रिंग, बट देयर वाज अ लॉट ऑफ शिफ्ट हैपनिंग। एंड हेंस आई हैव चोजन अ प्लेस एंड अ ईयर जहां से इस कहानी की शुरुआत, एक प्रिडिक्शन होता है।
कि हाँ ये कुछ होने वाला है। अब गढ़वाल हिमालय क्यों, वो एक बंद कमरा भी हो सकता था। बट माई फिलोसफी इज वेरी सिंपल, ट्रूथ मस्ट हैव अ हाइट। तो वो किसी एक अच्छी सी खूबसूरत वादियों की ऊंचाई पे ही होना चाहिए, उसे मैं जंगल में नहीं छोड़ सकता। सच्चाई है ये, सच की, सच का प्रेडिक्शन हो रहा है। आई थिंक इट शुड बी, ट्रुथ शुड बी ब्यूटीफुल, एटलीस्ट द प्रेडिक्शन दैट्स हैपनिंग। इसलिए Yeah. गढ़वाल हिमालय मुझे बहुत पसंद है वो जगह। सो Great. So you have mentioned the Glass City and Amravati project also as the smart city initiatives or concepts, I would say. So what was your back of the mind view about that? देखिए, अगर अमरावती की बात करें तो वो इंद्र का घर है। और अगर हमारे ग्रंथों की बात करें तो अमरावती को कहते हैं कि एक ऐसी जगह है जहाँ पे हर देव जाकर के खुद को सुरक्षित महसूस करते थे। तो अमरावती के बारे में कहते हैं कि इट इज इनविंसिबल, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ल्ड। और उसके अंदर सारे देव जाकर के सुरक्षित हैं, पावरफुल हैं। दे आर इनविंसिबल, दे आर नॉन डिफीटेबल। उसी प्रकार से जो ये मेरी कहानी है, इसमें भी अमरावती का जो उल्लेख है, अब ग्लास इसलिए है, वी ऑल सी लॉट ऑफ ग्लास टावर्स अक्रॉस द मेट्रोज, बड़े बड़े ऊंची ऊंची इमारतें हैं। हम एक कंक्रीट और ग्लास के जंगल में मूव कर चुके हैं। दैट्स वन, एंड ऑल्सो ग्लास टू शो, it's more of a reflection of showing prosperity. I am shining, I am bright, I am big. That's the glass part of it. अमरावती इसलिए क्योंकि जो उसके अंदर लोग बैठे हैं वो खुद को भगवान ही मानते हैं। इसलिए अगर आप मेरी कहानी का जो पिछला सवाल आपने पूछा था कि अर्लियर द गॉड्स वांटेड यू टू बिलीव इन देम, वो एक शिफ्ट है। ठीक है, तो अंदर में सब अपने आप को भगवान ही मान रहे हैं, क्योंकि वो ही प्रेडिक्ट कर रहे हैं, वो ही आपका जीवन चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो खुद को भगवान मान रहे हैं। वो भगवान बन पाएंगे या नहीं, उसके लिए आपको दूसरी और तीसरी किताब पढ़नी पड़ेगी, लेकिन दैट्स दी डिपिक्शन। क्योंकि उसमें अगर एक कैरेक्टर की बात करें, वो विक्रमादित्य है, who has pretty much played the, और बेसिकली ही शोज द पावर दैट इंद्र हैड। इंद्र के पास शौर्य था, सुंदरता थी, पावर था, हर चीज को रिप्लिकेट करता है, वो डिपिक्ट करता है विक्रमादित्य। फिर वो जो हरकतें करता है, क्योंकि उसे भगवान बनने की चाहत है। कलयुग में आप भगवान तो बने नहीं, ना आप सात चिरंजीवी हैं और ना ही आप 10वें अवतार हैं, तो आप भगवान बनने से रहे। लेकिन इंसान जो भगवान बनने की होड़ में लगा हुआ है, वो किस हद तक गुजरता है, क्या क्या करता है, इसलिए उसने इस बिल्डिंग का और या टावर का नाम अमरावती रखा हुआ Okay. So my next question is that you have mentioned that God that answers with a God that listens. So what is the difference between and why is it the distinct critical to the this book, I would say, because God listens to the God answers is something which is actually himself a beautiful line. So what do you want to convey in this? है। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। आपके दिल में दुख होगा ना, जी तो आप चाहेंगे कि भगवान जो सुने आप। जी बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूँ। और जिस युग में हम रह रहे हैं, यहाँ हमें सुनने वालों की बड़ी कमी है। आपके पास, आप किसी के पास भी जाओ, आप अपने दोस्तों के पास चले जाओ, भगवान तो बहुत बड़ी चीज हो गए, मनुष्य की बात कर लें, तो लोग फटाक से आपको सोल्यूशन देने लग जाते हैं, जवाब देने लग जाते हैं। अरे तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, अरे ये तो ऐसे ही फिक्स हो जाएगा, छोड़ यार इसको, इग्नोर कर। हर एक के पास सोल्यूशन है। आज की दुनिया में हम इतने व्यस्त हो रखे हैं कि भगवान के सामने माथा टेकने तक का समय नहीं होता। और सच मानिए, अगर आप अपने, आई थिंक यू आर स्टक रिया, योर वीडियो इज स्टक। Better? नो योर, यस योर बैक। सॉरी फॉर द हिकअप, आई थिंक आपके साइड से थोड़ा सा हिकअप था। नो वरी। सो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से इज, आज की दुनिया में आपके पास, भगवान के पास साथ समय बिताने का बड़ा कम समय रहता है। एंड जी गॉड फॉरबिड, नेवर हैपेंस टू एनीबॉडी, लेकिन if you reach a stage in your life where you are hitting the rock bottom, आप सबसे पहले वो हाथ खोजेंगे, ढूंढेंगे, जो आपके मित्र हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, आपके पिता माता हो सकते हैं, आपका बच्चा हो सकता है, जो आपको उस रॉक बॉटम से ऊपर लेके आए, पहला। और उससे पहले तो आपकी बात सुने, क्या देख मेरी परेशानी ये है। तो भगवान के स्वरूप को तो देखने की चाहत सबको है, शायद नहीं दिखे, लेकिन यही वो भगवान है जो आपको उस रॉक बॉटम से लेकर के आता है। जी इसलिए what you answers is more with
सर्टेनिटी फेटेलिटी से है, बट गॉड हु लिसन्स। दैट्स द शिफ्ट दैट आई ट्राइड टू ब्रिंग इन दिस स्टोरी। अगर आप वो Okay. चैप्टर पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा व्हाई दैट line is mentioned in the specific chapter. Yeah, I love to read that because it's actually a very beautiful line and a very beautiful concept. Because सही कहा आपने कि ज्ञान देने तो सब आ जाएंगे लेकिन सुनने वाले बहुत कम होते हैं. Okay. So my next question to you is, you have mentioned the ocean of memory and it is described as the sea with no forgiveness. So is the book suggesting that human ability to forget and go for the concept of mercy or something, or like a different concept you're talking about? That's a very interesting line again, because you see, देखिए, समुद्र नमकीन है, ये जानने के लिए आपको पूरे समुद्र को पीने की जरूरत नहीं। आप उससे एक एक चम्मच निकाल के पी लेंगे, समझ में आ जाएगा कि समुद्र नमकीन ही है। उसी प्रकार एक इंसान का चरित्र बनता जाता है क्रॉस द लाइफ। योर लाइफ स्पैन्स लाइक दैट। योर हेड एक बड़ा सेक्शन है जहाँ पे आपकी मेमोरीज कंटेन होती हैं, और ये मेमोरीज बनती जाती हैं, बनती जाती हैं, बनती जाती हैं। हाँ, अनलेस आपने अपने मतलब योग के लास्ट चक्र को जागृत कर दिया हो और आप अध्यात्म की सीढ़ी में सबसे ऊपर बैठे हो, शायद उस जगह पे आपके पास फॉरगिवनेस नाम के शब्द का सही इस्तेमाल आप कर पाए। लेकिन सवाल ये है कि आप वहां पहुंच नहीं पाएंगे। इस युग की यही खूबसूरती है कि आपको वहां पहुंचना नहीं। आप कितनी भी कोशिश कर लें, क्योंकि आपके अंदर इतनी बुराइयां भगवान ने भर के भेज दी। आप कलयुग में हैं तो आप रहेंगे ही ऐसे। आप कितने भी संत हो जाएं, तो आप संत भले बाद में बन जाए, लेकिन आपके जीवन में कुछ ना कुछ रहेगा जो आपको उस Hmm. अध्यात्म की सबसे ऊंचाई पे पहुंचने से रोकेगा। तो मेमोरीज आप कितना भी कह लें कि अरे मैंने उसे भुला दिया, मैंने फॉरगिव कर दिया, या फॉरगॉटन, आई एम फॉरगिवन, एक्चुअली होता नहीं है। आप खुद से पूछ के देखिए। मतलब जी. आप कभी ना कभी, चलो ठीक है, इग्नोर करके आप आगे बढ़ सकते हैं। इग्नोर करना फॉरगिव करना नहीं होता। हम्म. इग्नोर करना फॉरगेट करना नहीं होता। कुछ वो ना कुछ ऐसे पल आए। सबकॉन्शियस माइंड में रहता है. तो एन ओशियन ऑफ मेमोरी नेवर एम्प्टीज। ये एक सच है जिसे हम सब जानते हैं, बोलने से कतराते हैं, क्योंकि सबको महान भी तो बताना है ना अपने आप को कि अरे नहीं, मैं तो बड़ा दिल वाला हूँ यार, मैं तो भूल जाता हूँ, मैंने तुम्हें माफ किया। होता कभी नहीं। अकेले बैठिए, वही बातें वापस आती ही आती। आप कुछ भी करो। तो दैट्स द जी. लाइन दैट So you have mentioned few mythological figures like Mohini, Neelkant, Vasuki. So how, like, firstly, my question is why you have included these figures, and the secondly, how you gonna relate with these modern times? अब फिर वापस समुद्र मंथन पे चलते हैं। ठीक तो है. आपने जब मंथन किया, तो मंथन के टाइम पे एक बड़ी, मतलब मंथन का बैकग्राउंड, इफ आई हैव टाइम आई कैन एक्सप्लेन इन कपल ऑफ मिनट्स। तो या या. मंथन के समय जब मंदार पर्वत, जिसको बीच में लाया गया कि भैया क्षीर सागर से हम सारी अच्छी अच्छी चीजें निकालेंगे, उम्मीद तो यही थी कि अच्छी ही निकलेंगी। तो एक तरफ हम्म. मतलब देव थे, एक तरफ असुर थे। तो उस मंदार पर्वत को घुमाने के लिए रस्सी से काम तो चलेगा नहीं। तो दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग रस्सी रूपी चीज को ढूंढा गया, तो वो निकले वासुकी नाग। और विष्णु जी उसमें भी बड़े कूटनीतिज्ञ थे। उन्होंने कहा कि भाई देखो, जो इस वासुकी सर्प का सिर वाला हिस्सा पकड़ेगा उसको बुरी चीजें मिलेंगी, जो पूंछ की तरफ से पकड़ेगा वो सेफ रहेगा। तो देवताओं ने फटाक से पूंछ पकड़ ली। कहा कि ठीक है भैया, पूंछ तो हमारी तरफ है। तो ये जो मंथन हो रहा है, किस चीज का हो रहा है? क्षीर सागर का, डेटा का हो रहा है। अब मेरी कहानी से जोड़ते हैं। इस डेटा को एनालाइज करने के लिए मैं और आप सब जानते हैं कि लाखों करोड़ों किलोमीटर तक आपकी फाइबर ऑप्टिक्स की लाइनें बिछी हुई हैं, जिससे डेटा ट्रांसफर हो रहा है। मैं और आप जो ये बात कर रहे हैं, हम्म. किसी न किसी माध्यम से कर, हम्म. ठीक है, वायर्स नहीं हो सकते हैं, बट दे आर स्टिल रेडियो सिग्नल्स दैट आर गेटिंग ट्रांसमिटेड। पॉइंट इज, वासुकी का रोल इस पूरी कहानी में वही है। एक इंसान, हम्म. एक वस्तु, एक चीज जो डेटा को ट्रांसफर करती है, जो मंथन में आपकी मदद करती है। अब जब निकला उसमें से मंदार पर्वत के मंथन पे पहले ही निकल गया, अलाह जहर निकल गया। तो विश्व के साथ क्या किया जाए? देखिए, ये बड़ा हम्म. अच्छा, एक बड़ी अच्छी कहानी है। आप कभी भी, और इसको ध्यान से सुनिएगा, आप कभी भी किसी के जीवन को टटोलेंगे ना, पहले तैयार रहिए कि उस टटोलने के बाद अमृत भी निकल सकता है और विष भी।
आप अमृत की कल्पना करके ही किसी के जीवन को टटोल नहीं सकते। जैसे मान लीजिए आपने मुझसे पूछना शुरू किया, और अभिषेक अपने लाइफ के बारे में बताइए, तो कोई गारंटी नहीं है कि मैं हमेशा सुखद पल ही बताऊंगा अपने जीवन के। ठीक। तो उसी प्रकार जब वो विष निकला तो विष के साथ किया क्या जाए, तो वहां आते हैं नीलकंठ। उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, मैं विष को, अब ये एक बड़ा अच्छा सवाल है, किसी ने मुझसे पूछा भी था किताब पढ़ने के बाद कि यार एक बात बता, ये शिव जी ने विष लिया और गले में रख लिया, कंठ में रोक लिया था उन्होंने, तो वो तो उसको डिस्ट्रॉय भी कर सकते थे, तो भगवान थे, डिस्ट्रॉय क्यों नहीं किया? यही हमारे ग्रंथों को थोड़ा समझने की आवश्यकता है। वो विष क्या था जो निकला? ऐसा ही थोड़ी था कि आपके जीवन को खत्म करने के लिए कुछ ऐसा केमिकल सब्सटेंस निकल गया है। अगर आप कलयुग में देखेंगे तो वो विष हम सबके जीवन में, वो आपका क्रोध हो सकता है, आपकी आपका लोभ हो सकता है, योर ईर्ष्या, योर जेलसी, योर ग्रीड फॉर पावर, कुछ भी हो सकता है। ये सारी बुराइयां जो है विष है। अब एक इंसान बताइए जो कह सकता हो कि इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं? डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। अगर सही शब्दों में कहूं, यू कैन कंटेन इट। आप उसे एक बक्से में बंद करके जीवन में रख सकते हैं। नहीं, मैं लालची नहीं बनूंगा, लेकिन कब तक नहीं बनूंगा? 1 लाख पे शायद ना बनूं, 1 करोड़ पे शायद ना बनूं, 100 करोड़ रख दिए तो क्या आप कह सकते हो कि आपने अपने ग्रीड को डिस्ट्रॉय कर दिया? डिस्ट्रॉय कोई नहीं कर सकता। क्रोध नहीं था, मैंने अपने गुस्से पे काबू कर दिया, छोटी बात पे शायद ना करूं, थोड़ी बड़ी बात हो तो शायद ना करूं, लेकिन एक लिमिट आएगी, मैं मनुष्य हूं, मैं भगवान नहीं हूं, जहां क्रोध आएगा ही है। तो कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, कंटेनमेंट की बात है। वहां नीलकंठ आते हैं, मेरी कहानी में भी है कि जो कहानी की अगर फ्लो ऑफ स्टोरी अगर आप ध्यान दें, मतलब ध्यान से आप पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आएगा कि जो चीजें हो रही हैं हमारे जीवन में, इन दिस टेक्निकल वर्ल्ड, टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड रियल वर्ल्ड ऑफ आवर्स, उसमें जरूरी नहीं है कि डेटा के एनालिसिस पे हमेशा अमृत ही निकले। तो अगर विष निकलता है तो उसका करते क्या है, ये भी तो समझना पड़ेगा। अब जब इंसान ने बंदूक बनाई तो आत्मरक्षा के लिए बनाई, लेकिन उसका इस्तेमाल किसी और कारणों से भी होता है, सिर्फ आत्मरक्षा के लिए नहीं होता, वरना युद्ध नहीं होते दुनिया में। तो सवाल ये है कि आप किस तरीके से इन चीजों को कंटेन करते हैं, जो बुराइयां निकलती हैं अच्छी चीजों में से भी। तो वहां नीलकंठ आ जाते हैं। उसी तरीके से आप मोहिनी की बात कर लें, तो मोहिनी क्यों आई थी? मोहिनी आई थी जब समुद्र मंथन के टाइम पे, तो उनको बोला गया कि भाई अमृत दीजिए आप। तो एक तरफ उनके कलश में अमृत भी है, और उनको ये भी देखना है कि सिर्फ देवताओं को मिले। तो बड़ी स्मार्ट लेडी थी हमारी। अगर समुद्र मंथन की बात करें तो मोहिनी को बनाया ही था विष्णु जी ने कि भाई आप अपने मोह से असुरों को ऐसा मोहित कर दो कि भाई वो मान जाए कि अमृत का जो कलश निकला है सबको बराबर मिले। मिला तो नहीं था। अब वहीं पे एक जो असुर थे जाकर के देवताओं में बैठ गए, तो उनका वध किया गया, तो राहु और केतु बने। तो ये सारे कैरेक्टर अगर आप रियल वर्ल्ड में भी देखें, आप और मैं जानते हैं, कॉर्पोरेट लाइफ की एग्जांपल ले लो, एक नहीं 50 मोहिनियां मिल जाएंगी। हाँ, मतलब मैं फेमिनिस्ट होकर नहीं कह रहा हूँ, लड़का हो लड़की हो, मतलब Um, इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, जेंडर अनबायस्ड, बट दे डू दिस, दे yeah. प्ले ऑल दिस कॉर्पोरेट ट्रिक्स, कूटनीति करते हैं ताकि चलती रहे कहानी। तो दैट्स हाउ दीज कैरेक्टर्स आर कनेक्टेड। एज आई सेड, इफ यू रीड द बुक यू विल नो कि ये समुद्र मंथन के कैरेक्टर कैसे हम, मैं और आप अपने जीवन में ऑलमोस्ट एवरी डे वी सी इट। So, if you wanted to give any advice to a first-time reader, so what advice you would like to give us? Like पहला पेज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो as an author, what you can say to the young minds? देखिए, दैट्स अ गुड क्वेश्चन जो लास्ट में आपने कहा, टू द यंग माइंड्स। आपका जीवन अभी शुरू हुआ है, तो बहुत ज्यादा सोच की किताब पढ़ने मत बैठिए, बस पढ़ना शुरू कीजिए। ऐसा इसमें कोई ऐसा नहीं कि आपको बहुत, जैसे मैं मंथन की बार बार बातें कर रहा हूँ, तो ऐसी Hmm. जरूरी नहीं है आपको मंथन जानने की जरूरत है। आप मंथन खुद ही सीख जाएंगे, आप किताब खत्म तो कीजिए, आप समझ जाएंगे समुद्र मंथन में क्या होता है। तो बिल्कुल प्लेन एब्सोल्यूट क्या कहते हैं, इनोसेंट माइंड से किताब के पन्ने पलटिए, आपको कहानी खुद ब खुद लेके चली जाएगी। Beautiful. Okay, so the book is dedicated to your parents. I would say your parents as your, like, you calling them as a first shelter and your first light. So, what are the theme that you wanted to say, like, to the readers, and what family foundation is attached to it? देखिए, हमारे हिंदू धर्म में
जो कहते हैं कि पैर छूने चाहिए बड़ों के। जी। उसका एक बहुत बड़ा कारण है, सभी जानते होंगे कि भाई हम्म। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो महान है, उनकी इज्जत या रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बल्कि अपने अहम को खत्म करके, अपने अंदर की बुराइयों को खत्म करके आप झुक के करते हैं कि भाई आप जो भी हैं मुझसे बड़े हैं, मुझसे महान है, आप, मैं आपके पैर छू रहा हूँ। माता पिता, जो मैंने उस किताब में जो लाइन लिखी है, ये बुक लिखने के समय नहीं, जब बच्चा पैदा होता है ना तब से माता और पिता दो ही हैं जो आपके जन्म से लेकर के जब तक आपको हितैषी चाहिए, जो सच्चे हितैषी, जो कभी आपको जज नहीं करेंगे, जो कभी आपको, मैंने जब किताब लिखी थी तो किसी ने पूछा भाई कितनी कॉपियां बेच लोगे, कोई पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा, बड़े सवाल उठाए गए। और मेरे जीवन में भी कठिनाइयां हैं, कुछ लोग हैं, सबके में होते हैं, बहुत क्वेश्चन पूछे गए, बड़े कटाक्ष है। मैं गया अपने पेरेंट्स के पास, मैंने बोला यार पापा मैं ना किताब लिख रहा हूँ। कहते हैं हाँ लिखो, सबसे पहली कॉपी साइंड वाली मुझे चाहिए। So, my question to you is that you dedicated your book to your parents. So, you're calling them that your first shelter and your first light. So, is there any underlying theme, and what is the family foundation that you're talking about? देखिए, इसको, इस सवाल के जवाब को ना दो हिस्सों में बांटते हैं। जी। तो पहला हिस्सा तो ये है कि ये किताब जब मैंने लिखनी शुरू की, आई वॉज लिटरली एट द रॉक बॉटम ऑफ माई पर्सनल लाइफ, जहाँ पे बड़े सवाल थे, बहुत बहुत चैलेंजेस तो नहीं कहूंगा, बट आई वॉज क्वेश्चनड ऑन लॉट ऑफ थिंग्स इंक्लूडिंग द कैपेबिलिटीज। तो मैंने कहा Hmm. यार करके देखते हैं। अब देखिए क्या है कि जब आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा ना हो रहा हो, तो कहीं ना कहीं खुद से ही कुछ करना शुरू कर दीजिए, कुछ अच्छा करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि हो तो कुछ नहीं रहा, तो आप करना शुरू कर दीजिए। तो उस दिशा से अगर देखा जाए तो एक लाइन मेरी अक्षय गुप्ता साहब के एक पॉडकास्ट में मैंने सुनी थी, बड़ी अच्छी बोली थी उन्होंने कि द बिगेस्ट रिवेंज इज अ मैसिव सक्सेस। अब क्या Exactly. है, मैसिव सक्सेस का तो पता नहीं, लेकिन कहीं से तो शुरुआत करनी थी। एंड नॉट ओनली दैट फेज ऑफ माई लाइफ, कभी भी जब भी परिस्थितियां खराब हुई हैं, सिर्फ यही दो लोग बगल में खड़े रहे हैं। अब मेरी जिंदगी में एक चीज बड़ी अच्छी हुई है, कुछ कुछ लोग हैं जो, जिन्होंने खूबसूरती भर के रखी हुई है। तो एक तो मेरे माता पिता, कभी सवाल नहीं पूछते, अच्छा ये करना चाहते हो कर लो, चलो ये भी करना चाहते हो कर लो। अब मैं अपने पर्सनल लाइफ की बात करूँ तो किसी को अंदाजा नहीं था कि मैं पीएचडी करने बैठ जाऊंगा। और राइट नाउ आई एम डूइंग अ पीएचडी इन अ वेरी वेरी डिस्टिंक्टिव, यूनिक सब्जेक्ट कॉल्ड न्यूरोसाइंस। इसमें न्यूरोसाइकेट्रिक डिजीजेस के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ। तो Great. From where you are doing it? आई एम डूइंग इट फ्रॉम बिट्स पिलानी। Oh, nice. अनदर 1.5 years खत्म हो जाना चाहिए, बट सी द Great. पॉइंट इज, उस वक्त भी इन्होंने पूछा कि यार तू तो टेक्निकल आदमी है, ये न्यूरोसाइंस, हाँ, न्यूरोसाइकेट्रिक डिजीजेस, अल्जाइमर्स, क्या बातें कर रहे हैं। मैंने कहा हाँ कर रहा हूँ। तो उन्होंने yeah. हमेशा सपोर्ट किया है। तो इवन फॉर दिस बुक वेयर आई वाज क्वेश्चन अ लॉट कि अच्छा कोई खरीदेगा तुम्हारी किताब, कोई सुनेगा तुम्हारी बात। मैंने कहा जो सुनना चाहेंगे सुनेंगे। अच्छा भगवान ने बड़े अच्छे कुछ कुछ लोग दिए हैं जो सुनते हैं मुझे। इफ यू रिमेंबर योर प्रीवियस क्वेश्चन, राइट, गॉड हु लिसन्स। God who listens. तो कुछ भी हो आपकी जिंदगी में, अच्छा चल रहा हो बुरा चल रहा हो, बगल में बैठ जाते हैं, कहते हैं हाँ भाई बता अभी क्या हुआ। और आप 15 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे तक आप बात करो, वो सब सुनते हैं। वैसे ही कुछ, अब मेरे मेरे पेरेंट्स भी हैं, खासकर मेरी माँ। तो जो लाइन मैंने लिखी है, इन्होंने हमेशा किसी भी शुरुआत पे हमेशा सपोर्ट रहा है इनका। और द मोस्ट डिफिकल्ट फेज ऑफ एनी न्यू थिंग दैट यू स्टार्ट इज द स्टार्ट। एग्जीक्यूशन हमेशा अलॉन्ग विद द फ्लो हो जाता है, लेकिन उसको शुरू करना, इसलिए द And the फर्स्ट लाइट, courage फर्स्ट that सपोर्ट। takes to start. ठीक है, मतलब सेल्फ डाउट से आप भरे रहते हो। मेरे मित्र हैं जिन्होंने कहा कि अच्छा तू किताब भी लिख लेगा, मैंने कहा बिल्कुल ट्राई करते हैं यार, क्या हुआ। लेकिन विद गॉड्स ग्रेस अ लॉट ऑफ एक्नॉलेजमेंट आई एम रिसीविंग फ्रॉम एवरी एज ग्रुप। काफी सारे लोगों ने इसकी सराहना की है, एंड इनफैक्ट आई हैव फ्रेंड्स जो मुझे गालियां दे रहे हैं कि अगली किताब कितनी जल्दी आएगी। तो क्योंकि ये 3 किताबों की श्रृंखला है, तो पहली किताब तो जो है ये मंथन है, क्योंकि पूरे मंथन के ऊपर ये कहानी की रचना हुई है। तो अगली किताब जो आने वाली है, उसका नाम रक्त भोज है।
फीस्ट ऑफ ब्लड। एंड देन तीसरी किताब जो होगी वो विसर्जन है। तो अगर आप अपने माइंड में एक टाइमलाइन मैप बना के देखें, तो पहले मंथन हो रहा है, उसमें से अमृत निकला, विष निकला, जो भी निकला, फिर रक्त भोज होगा। देयर इज अ लॉट ऑफ फीस्टिंग ऑफ ब्लड, क्योंकि वो शिव थे जिन्होंने कंठ में रोक लिया था। आज शिव कहाँ है? जी। तो विष तो है, तो वो तो फैलेगा ना, और वो फैलेगा तो वो तो डिस्ट्रक्शन लाएगा। लेकिन फिर उसके बाद विष्णु के 10वें अवतार की हमें हम सबको इंतजार है, कल की आने वाले हैं, तो वो भी आएंगे। तो लास्ट में विसर्जन तो होना बनता है। अब विसर्जन आप किसकी करते हैं? प्रतिमाओं की करते हैं, भगवान की थोड़ी करते हैं। तो इसी तरीके से जो ये कहानी की श्रृंखला है, इस चीज को हमेशा सपोर्ट मिला, बोलने की बात नहीं है, मतलब पेरेंट्स हैं, हमेशा से सपोर्ट सिस्टम रहे हैं, हर नई शुरुआत में कभी सवाल नहीं पूछे। एंड हेंस द लाइन इन द बुक। Perfect, sir. So you have mentioned about the few people in your book as well, like the one you have mentioned the death of Mr. Om Purohit. Then you have mentioned Inspector Kashi. Then you have mentioned Mridula. So I just wanted to know like few lines about each of them, that why you have mentioned them, and what is your theme behind it, and what you want to convey, like few only 2 3 lines. Obviously the reader is ठीक है, going to read it, but as an author, if you wanted to give few lines, it will be better for this interview. ठीक है। सबसे पहले ओम पुरोहित, तो हमारे हिंदू धर्म में बहुत जगहों पे आपने देखा होगा कि देवी देवता हैं, क्षत्रिय थे, राजा जो थे, वो भी अपनी Hmm. इच्छा पूर्ति के लिए बलि चढ़ाते थे। तो आप ओम पुरोहित को वो बलि समझ लें, अगर किताब की भाषा में बोलो। एंड ही इज डिपिक्टिंग अ रिचुअल, एक विधि विधान से, जो कहते हैं ना पूजा संपन्न की, तो उस पूजा की वो विधि है। ही इज रिप्रेजेंटिंग अ रिचुअल इन द बुक। काशी जो है, नाम के अनुसार है। अगर कभी धर्म धर्म के बारे में बातें हो, तो काशी मथुरा के अपने इंपॉर्टेंस है हमारी माइथोलॉजी में। जी जी। तो काशी जी जो है वो एक पुलिस इंस्पेक्टर है इस पूरी कहानी में। एंड वो काशी की तरह ही है, वो सच को जाने बिना उसके पीछे नहीं दौड़ते, या फिर तब तक Hmm. दौड़ते रहते हैं जब तक सच नहीं मिलता। Hmm. और काशी में अंत भी होता है मनुष्य जीवन का। काशी में कहा गया है कि मनुष्य जीवन का प्रारंभ भी होता है। जी। तो हमारे किताब में जो काशी है वो यही किरदार निभाते हैं। वो कहानियों के सूत्रधार भी हैं, वो सत्य के पीछे जाते भी हैं, और अंत तक रहते हैं। तो वो हो गए हमारे काशी। अब आते हैं हमारी मेन कैरेक्टर। अगर कहना पड़े कि मेरी पहली किताब की प्रोटैगनिस्ट, Hmm. तो वो है मृदुला शर्मा। जी नाउ शी इज द कैरियर ऑफ ट्रुथ। शी इज द ओशन विच कैरीज मेमोरीज। शी इज द वन हु सर्चेस फॉर पेपर देन इंक, उन देन स्क्रीन्स। फॉर एग्जाम्पल अभी हम आपसे बात कर रहे हैं यहाँ पे, मैं और आप। Hmm. अगर मान लीजिए ये सेशन रिकॉर्ड नहीं होता, तो ये Hmm. कहानी बनती, चली जाती, Hmm. कुछ ने देखी, कुछ ने पढ़ी, कुछ ने नहीं देखी, Hmm. क्योंकि ये रिकॉर्ड हो रही है। तो ये आने वाले समय के लिए एक रिकॉर्ड है जो रहेगा, लोग कभी भी जी। इसको देख सकते हैं। तो Hmm. मृदुला शर्मा का कैरेक्टर वैसा ही है। शी इज एन एक्सट्रीमली ऑर्गेनाइज्ड मेटिकुलस, मतलब टेबल पे अगर पेंसिल रखनी है तो इसी दिशा में रखी जाएगी, पेपर ऐसे ही फोल्ड होना चाहिए। सो शी इज सो डिटेल्ड विथ डिटेल्स, सिंपली पुट। तो वो हमारी कहानी, उन पूरा पूरा मंथन जो ये पहला पहला भाग है, वो मृदुला शर्मा के इर्द गिर्द ही घूमता दिखेगा। या फिर आप कहो कि मृदुला ही इस पूरी कहानी में, कुछ भी हो रहा हो, वो कहीं ना कहीं अपने पद चिन्ह छोड़ते हुए दिखेंगे आप। Hmm. और मृदुला का, और किताब के अंत में मृदुला का बहुत ही स्ट्रगलिंग, बहुत ही कंपैशनेट, बहुत ही हार्ट वेलमिंग एक चैप्टर है, लास्ट चैप्टर मृदुला के बारे में पढ़िए। और मृदुला इस किताब के अंत में काफी सवाल छोड़ के जाएंगे, आखिरी Hmm. पन्ने तक। Yeah, there is one line that is very beautiful that you have. The Mridula writes that if certainty is godhood, and mercy is forbidden. So this is very beautiful. आप इसको समझिए, ये क्या कहना चाह रही है। ठीक है। जी। तो अम,
शी इज टॉकिंग अबाउट डिटर्मिट डिटर्मिनिस्टिक जो चीजें आपकी जिंदगी में होती हैं। जी। अच्छा, इसको इस तरीके से देखते हैं। आप जब ज्योतिष के पास जाते हो, हाँ दिखाने, कहते हो कि हम्म। यार मेरा भविष्य बता दो, हम्म। तो वो प्रेडिक्ट करता है। जी। वो प्रेडिक्शन सच भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। लोग तोते के पास जाके अपना भविष्य दिखवाते हैं, वो अलग बात है। बहुत लोग बहुत लोग तो लोग तोते पे विश्वास टैरोट कर लेते कार्ड हैं। रीडर्स भी होते हैं। टैरो कार्ड रीडर्स, ठीक है, सनशाइन मूनशाइन, आपके हम्म। सारे स्क्वायर्स में कौन सा ग्रह कौन से बक्से में बैठा है, शनि की साढ़े साती चढ़ गई है। तो धर्म को देखने का एक बड़ा अलग नजरिया है हमारे हिंदू धर्म में। ये एक बड़ा मजेदार सा एंगल है जहां लोग देखते हैं। पॉइंट बीइंग, सबको सर्टेनिटी चाहिए जी। ऑफ एवरीथिंग अनसर्टेन इन योर लाइफ। जैसे बहुत सिंपल एग्जांपल दूं, मृत्यु अनसर्टेन है, लेकिन उसकी सर्टेनिटी सबको जाननी है। हम्म। कल मेरे पास पैसा आएगा, बेटी छोड़ के चली जाएगी, पिता से विवाद हो जाएगा, कुछ भी, सब अनसर्टेन है। लेकिन हर एक की सर्टेनिटी के पीछे भागते रहते हैं, और एक दिन खत्म हो जाते हैं। कल के चक्कर में हम हमेशा लगे रहते हैं कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, 5 साल बाद क्या होगा। अच्छा, शनि की साढ़े साती चढ़ी हुई है, अच्छा नहीं, मेरा सूर्य प्रबल है। तो ये जो अनसर्टेनिटीज के पीछे सर्टेनिटी ढूंढते हुए जो हम ढूंढते चले जाते हैं, अंत में जब आप डेथ बेड पे, जैसा लोग कहते हैं, आप पड़े रहोगे ना, आप सिर्फ अपने आप से एक ही सवाल पूछते हो, क्यों? अगर हम्म। ये अगर अगर एक किसी भी लाइफ के स्टेज पे पूछा जाए कि मरते वक्त कोई भी इंसान, वो कौन सा एक सवाल है जो पूछता है? वो सब एक सवाल भी नहीं, वो एक शब्द पूछता है खुद से, क्यों? मैंने क्यों ये नहीं किया, मैंने क्यों ये किया, मैंने क्यों उसके साथ, क्यों इसके साथ, क्यों मेरे साथ। तो वो क्यों में ही उलझा उलझा विलीन हो जाता है। तो हम्म। मृदुला शर्मा का जो कैरेक्टर है, वो सिर्फ क्यों की तलाश में है। पूरी किताब में अगर आप देखेंगे, तो शी इज जस्ट सर्चिंग दैट सर्टेनिटी। किन किन चीजों में, क्योंकि आपको मैंने बताया, अमरावती में हर कोई भगवान बनना चाहता है। हर कोई कहता है मैं तो प्रेडिक्ट कर दूंगा, मैं पावरफुल। क्या वो सच में है? और उस पावर की लालच में जो आम जिंदगी में असर हो रहा है, लोगों के ऊपर जो असर हो रहा है, उसके बारे में कौन सोचेगा? राइट? तो इन्हीं सब समझ, और मृदुला के मृदुला की समझ की बात करूं या मृदुला के कैरेक्टर की बात करूं, उसी के आसपास इर्द गिर्द उसे समझाने की कोशिश इन दो लाइनों में की है मैंने। So, what is the most challenging scene to write, or I would say technically or emotionally? What is you think? Yeah, ये तो बहुत difficult है लिखना. अपनी बात बताऊं तो देखिए, ये किताब मैंने अपनी जिंदगी के, जैसा मैंने पहले कहा, बड़े कठिन जी. समय में लिखना शुरू किया। तो हम्म. खैर, पूरी किताब को लिखना कठिन था, लेकिन अगर एक सेक्शन की बात करें जो कि सबसे ज्यादा मेरे लिए, मतलब अगर मैं याद करूं तो कम से कम 8 या 9 बार पूरे पूरे उस सेक्शन को लिख करके मिटा करके फिर से लिखना। और वो है जो आखिरी चैप्टर है इस किताब का, जहाँ पे आई टोल्ड यू राइट, मृदुला का स्ट्रगल। देयर इज अ सीक्वेंस, जैसे आप फिल्में देखते हो, हम्म. तो फिल्म में देखोगे कि फिल्म आपको एक पिच पे लेके जाती है, जी. और फिर जी. लास्ट सीन होता है 15 मिनट का। हाँ जी. और वो पूरी कहानी का वो 15 मिनट, आप कहते हो यार एंड नहीं देखा तो क्या देखा। कहानी Exactly. स्टार्टिंग में तो थोड़ी बोरिंग लग रही थी, पता नहीं क्या बोल रहे थे, लेकिन लास्ट जो था ना, जो क्लाइमेक्स आया ना, तो वैसा एक सेक्शन है, एक देयर इज अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैपनिंग विद मृदुला। उसे लिखने में इट वाज वेरी इमोशनल, बिकॉज जैसा मैंने कहा, मृदुला मृदुला मेरी सबसे फेवरेट कैरेक्टर है इस पूरी किताब की, पहले पहले किताब की। वेल, फेवरेटिज्म थोड़ा चेंज हो जाएगा दूसरी किताब में, अलग बात है, लेकिन फॉर नाउ मृदुला had a very vital role to play, and giving that sequence towards the tail end of the book, what's happening, the struggle and the, मैं आई डोंट स्पिल द बीन्स फॉर द रीडर्स, बट आप खुद उसे हम्म. पढ़ें। और आखिरी चैप्टर के तकरीबन पकड़ लीजिए 6 से 7 पन्ने आप पढ़िए, तो वो एक अलग लेवल पे लेके जाएंगे। वो आपको एक That, yeah, the biggest क्लिफ हैंगर है वो philosophical question that you hope to answer. वो एक क्लिफ हैंगर है। दैट वाज द Mm. मोस्ट चैलेंजिंग, येट आई पर्सनली फील दैट्स द बेस्ट सेक्शन आई हैव रिटन इन द एंटायर बुक।
Great, great. So at last, I would like to end up this interview by saying few lines. I would say that after having conversation with you, my point of view have little been changed because you have talked about mythology, and being in my 20s, I believe that my age group should also, go through it and learn that what is actually in the past stories and how we can relate to this modern world, especially Kali Yuga, as we are here. So, and also, sir, before ending this interview, I would like to have few words from your side as well. That one advice you would like to give to the teenage people, to the young generation, and to the readers of this book. That that this is the thing, this is the piece that I have written, and I would like to pitch you all to read this because this is what that you will get after reading this beautiful book. दिस इज अ वेरी सब्जेक्टिव, इसके बारे में सोचा तो नहीं था, लेकिन क्योंकि आपने पूछा है। देखिए, एज आई टोल्ड अर्लियर, हम्म। आप टीनेज यंग एज की बात तो बहुत, मैं कहूँगा कि काफी सीनियर लोग हो गए, आप 20s में है। मेरी बेटी है 12 साल की, और ओके। उसके तकरीबन 8 या 9 दोस्त हैं जो उसी के एज ग्रुप के हैं, एंड दे आर रीडिंग माई बुक। और वो सवाल लेके आ रहे हैं कि अभिषेक अंकल, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, नेक्स्ट क्या होने वाला है। सो द पॉइंट इज, अगर मैं किसी भी बच्चे को अ, एक भारी भरकम मोटी सी धर्म की किताब पकड़ा दूं, तो शायद वो ना समझ पाए, शायद थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा समझना। डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन आपके एक बहुत ही इनोसेंट, नॉट सो फिल्ड ब्रेन को अगर आप अप्लाई करें इस किताब के साथ, तो इसे कहानी की तरह पढ़िए। जस्ट अनदर स्टोरी दैट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड। कोई पुराने आपको नाम याद नहीं रखने हैं, कोई इवेंट्स या असुर या दैत्य या देव याद नहीं रखने हैं, लेकिन आपको बस ये समझना है कि आपके आसपास क्या चल रहा है। हम हर रोज जो देखते हैं, आप अगर बहुत छोटे हैं, आप अपने स्कूल के टीचर्स, आपके कुछ अच्छे दोस्त, कुछ बुरे दोस्त, आप किसी के साथ भी रिलेट कर सकते हो। इट्स अ बुक विच हैज जी। बीन अप्रिशिएटेड। हमारे एक मित्र हैं, उनके 71 ईयर्स उनके पिता की उम्र है। उन्होंने मुझे फोन किया था पढ़ने के बाद कि यार बहुत मजेदार लिखे हो, मंथन को ऐसे कभी नहीं समझा था मैंने। तो अगली बुक हम्म। कब आ रही है? तो देखिए, ये हर एक एज ग्रुप को कनेक्ट करने वाला है, और इसमें ऐसा नहीं है कि ये पढ़ के आप ये सीख जाओगे। आप हम्म। जिंदगी समझना सीख जाओगे, बहुत ही सरल भाषा में, कि भाई जिंदगी समझ मंथन भी होता है। अब हो गया। हाँ, बहुत सॉर्टेड वे में आप समझ सकते हो। आपको किसी भारी भरकम संस्कृत या देवनागरी लिपि से लिखे हुए 5,000 पन्नों की किताब या पुराण या उपनिषद को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। Beautiful. So, thank you for this interview, sir. It will be great talking to you. And for me, personally, this is a great experience. So, I actually am excited to read your book for further. So, thank you for this interview, sir. Thank you so much. Have a great day. Sure, thanks a lot, Riya, for inviting me for this event, and Vikrant for the coordination. And trust me, it was a great experience. Hopefully, again, for the next books, we will have the same similar Yeah, session. we are actually So, excited. perfect. Thanks a lot. You two have a great weekend, Vikrant and Riya. Thank you. Thank you, sir.